Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. नमस्ते, मेरा नाम शांभवी तिवारी है। मेरा यूपीएससी 2025 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 46 आया है। मैं पन्नगर की रहने वाली हूँ। मेरा यूपीएससी का प्रयास मेरे कॉलेज की ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट हुआ था। यूपीएससी 2022 और 23 में मैं प्रीलिम्स पास नहीं कर पाई थी। यूपीएससी 2024 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 445 आई, जहां मुझे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक का आवंटन हुआ। उसके बाद इस साल मेरी रैंक 46 आई है, जिसमें मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगी। मेरी जर्नी की स्टार्ट यूपीएससी की कॉलेज के दौरान हुई, जहां पे ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में देयर वाज अ करियर काउंसलिंग सेशन। उस करियर काउंसलिंग सेशन में मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज इज अ करियर ऑप्शन, जो स्टार्टिंग में मैंने चूज किया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम माय कॉलेज सीनियर्स हु क्रैक्ड दिस एग्जाम। बट बाद में एक कॉन्शियस एंड कमिटेड डिसीजन था मेरी साइड पे कि मुझे पब्लिक सर्विस करनी है और एक ऐसे करियर को ज्वाइन करना है जहां पे डाइवर्सिटी है एंड वाइड प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स टू वर्क इनटू फॉर पब्लिक सर्विस। पहले प्रयास में मेरा जीएस का स्कोर कम था 2.5 नंबर से, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं पास हुआ। दूसरे प्रयास में मेरा जीएस का स्कोर कट ऑफ से 20 प्लस मार्क्स अबव था, पर उस साल मेरे सीसैट में 65 मार्क्स आए, जहां पे सीसैट पासिंग मार्क्स है 66। तो एक साल से मेरे को पूरा एक मार्क्स ने मेरे को पूरा एक ईयर कॉस्ट किया। वहां पे मेरी भी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम थी कि मैंने सीसैट को ओवरलुक कर दिया था। बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आई थॉट कि सीसैट तो मैं कर लूंगी। ये जो ओवर एस्टिमेट करने वाली टेंडेंसी थी, ये मेरी एडवाइस रहेगी सारे ही एस्पिरेंट्स को कि इवन दो आप किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी प्रोफिशिएंट हों पहले से, एटलीस्ट यू हैव टू डू जस्टिस विद द सब्जेक्ट। आपको उसे एक बेसिक लेवल पे प्रिपेयर करना है एग्जाम के पहले। एंड मैंने जीएस पेपर के बाद पैनिक भी कर दिया था, क्योंकि 23 का एग्जाम रिलेटिवली डिफरेंट पैटर्न पे था पहले से। तो थोड़ा मुझे लगा कि उस पैनिक और प्रेशर की वजह से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई, और जहां मैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एक और क्वेश्चन अगर सही करती तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता और मैं उस साल मेंस लिख पाती। पर अपनी गलती को रियलाइज करते हुए मैंने 2024 के अटेम्प्ट में दोबारा पेपर के पहले प्रीलिम्स के 2-3 महीने से सीसैट की रेगुलर प्रैक्टिस की, लास्ट और ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाए, जिसमें देयर आर मैराथन सीरीज जो मैं एडवाइस करूंगी सारे ही एस्पिरेंट्स को, फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उनको यूज कर सकते हैं। मैंने जो सीरीज यूज की थी जो मेरे को सही लगी वो थी मुकुल गुप्ता सर की सीसैट रिविजन सीरीज, जहां पे उन्होंने पीवाईक्यूज कराए हैं। वो देयर आर 4 वीडियोज इन इट, 8 आवर्स ईच की। I used to solve each and every question from it. वो PYQ एनालिसिस सीसैट में बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर आर अ सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, बीट फ्रॉम सीटिंग अरेंजमेंट, एंड इन द रिसेंट ईयर्स हम देखते हैं नंबर सिस्टम्स के काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम उस नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, पैटर्न को समझ लेंगे, तो हम देखेंगे कि रिपीटेशन है आपके ट्रेंड में। जैसे मैंने 24 का एग्जाम में देखा कि 23 के कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए, जो मैं अगर 23 में प्रैक्टिस करके जाती तो आई वुड हैव मार्क्ड देम करेक्ट। तो ये गलती को सीख लेते हुए आप सब लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगी, सीसैट को ओवरलुक मत कीजिए कि जीएस कट ऑफ क्लियर होने के बाद सीसैट मिस करना इज अ रियली बिग शॉक एज वेल एज लॉस फॉर यू इन द एंटायर प्रिपरेशन। मैं अपने जीएस की जर्नी की बात करती हूँ। स्टार्टिंग में मेरा बैकग्राउंड जो साइंस का था, क्लास 10th के बाद मेरा जनरल साइंसेस से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा, स्पेशली सोशल साइंस के सब्जेक्ट से। तो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करने में मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुई थी, क्योंकि अभी तक आप सब कुछ बहुत लॉजिकल एकदम फॉर्मूला बेस्ड पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे अब आपको एनालिटिकल थिंकिंग लगानी है। तो आप थोड़ा सा अपना सेट पैटर्न से आपको अपनी नॉलेज को डिकंस्ट्रक्ट करते हुए दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है स्क्रैच से थिंकिंग प्रोसेस। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स का रोल रहेगा। मेरे फादर इज अ टीचर ऑफ सोशल साइंसेस, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे करना है। आई यूज्ड टू स्टडी इन द नाइट, एंड फिर अगले दिन एक ही टॉपिक के क्वेश्चन पापा मुझसे पूछ रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच हेल्प्स इन एक्टिव रिकॉल। You can do it with your siblings, you can do it with your friends, with your peers who are preparing for UPSC. This active recall method helped me a lot in the initial days.
टू मेक थिंग्स कंसिस्टेंट एज वेल एज रिविजन प्रॉपर हो जाता था मेरा इससे। इसके बाद मेरा जब मैंने पहला अपना मेंस लिखा तो मेरा मेंस का स्कोर 940 टोटल मिला के एट द एंड ऑफ इट वाज 947 एंड दिस ईयर इट इज 1013। तो मेरा मेजर इंप्रूवमेंट इज इन द सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज। मेरा GS2 का इंप्रूवमेंट इज ऑफ 20 मार्क्स। तो मैं सबसे पहले आपसे अपनी GS2 की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। GS2 की मेरी बेसिक रिसोर्सेज कॉमन थी जो सभी एस्पिरेंट्स की होती हैं। आपको प्रीलिम्स के लिए बेस लक्ष्मीकांत से पढ़ना होता है। वो आप लक्ष्मीकांत को ऐसे पढ़ लीजिए कि इवन दो यू गेट एनी क्वेश्चन आउट ऑफ इट आप उसको मार्क कर पाए। एंड लक्ष्मीकांत का जो स्टैटिक पार्ट है वो आपके जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसमें फॉर्डर मटेरियल तो बनता ही है वैल्यू एडेड में। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो वो इंट्रोडक्शन में आपको एक रेडीमेड पॉइंट है कि आप आर्टिकल से डायरेक्ट कोट कर दें या आर्टिकल से मैंने कंक्लूड भी किया है काफी टाइम। इंटर रिलेट कर दें आर्टिकल्स को, ट्रिनिटी ऑफ आर्टिकल्स शो करें। दीज आर सम थिंग्स विच विल फेच यू एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड पॉइंट्स। बाद में गवर्नेंस के लिए मैंने स्पेसिफिकली प्रहार का मटेरियल यूज किया था। इट इज अवेलेबल फ्रीली ऑन द PW वेबसाइट, आप उसको यूज कर सकते हैं। गवर्नेंस के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको बेसिक नॉलेज आई बिलीव जो इंडिया एंड इट्स नेबर्स बाकी कंट्रीज के साथ एक बेसिक इंडिया की जो पहले की हिस्ट्री है वो एक स्टोरी फॉर्मेट में जरूर पता होनी चाहिए। बिकॉज अभी करंट इवॉल्विंग सिचुएशन कुछ कंट्रीज के साथ जब आप कोट करते हैं तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। सो देयर इज अ नीड फॉर हिस्ट्री स्टडिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस हिस्ट्री एज वेल। तो आप पहले एक स्टैटिक नोट्स प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद मैंने अपना कंटेंट एनरिच किया था मेंस 365 से। वो ईयर अराउंड जो भी ईयर लॉन्ग आपके करंट अफेयर्स हुए होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में वो आपको वर्ड बाय वर्ड वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो आप उसको स्टैटिक लिंक करके अपना करंट अपडेट कर सकते हैं। अब आप जब ये करते हैं तो आपका मोस्ट क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस के GS2 के इससे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद सोशल जस्टिस के लिए मैंने स्मृति शाह मैम विजन IAS की उनको फॉलो किया था एंड आई कैन से दैट शी वाज द सोल सोर्स ऑफ माय प्रिपरेशन फॉर सोसाइटी एज वेल एज सोशल जस्टिस। तो मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ा, साथ ही पढ़ा था। एंड जब मैं इनको आंसर राइटिंग भी कर रही थी इनकी, तो मेरा आंसर राइटिंग से ज्यादा जो मेरा फोकस होता था इट यूज्ड टू बी ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो जब आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तब आप देखते हैं कि कभी कभी आप फ्लो चार्ट्स देख रहे हैं, आप जल्दी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट्स बन रहा है, विशेष साइकिल, वर्चुअस साइकिल आप ये बनाते हैं। तो ये आपका डिफरेंट भी लगता है आपकी कॉपीज में। और मैंने टॉपर कॉपीज से देखा स्पेशली आदिश श्रीवास्तव सर की कि वहां पे डायग्राम्स अवेलेबल थे। तो इन डायग्राम्स के अलग से पॉइंट्स तो फेच होते हैं और साथ ही साथ आपका जो कंटेंट एक टाइप से मोनोटोनस जैसा हो जाता है राइटिंग से, वो अट्रैक्टिव भी बनाता है आपकी कॉपी को। इसके बाद मैं अपनी GS3 का सोर्स बताती हूँ आपको। GS3 में मेरे मार्क्स रिलेटिवली कांस्टेंट रहे हैं। लास्ट ईयर दे वर 92 एंड इस साल 96 हैं। GS3 की मेरा सोल सोर्स शिवन सर का मटेरियल था मेंस के लिए। फॉर प्रीलिम्स मैंने इकोनॉमी स्टार्टिंग में जब अपनी तैयारी स्टार्ट की थी मृणाल सर के रिसोर्सेस से की। 2 नोट्स आपके बल्कि हैं आपको लगेगा, बट वो इतना लेमन लैंग्वेज में लिखे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। और जब एक बार आपका बेस तैयार हो जाता है इकोनॉमिक्स का तो आप शिवन सर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं। और फॉर एनी अदर मटेरियल यू कैन ऑल्सो यूज लाइक द विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल है, वाजीराम का मटेरियल है, ये सब आप यूज कर सकते हैं टू सप्लीमेंट दोज बेसिक स्टैटिक नोट्स दैट यू हैव। इसके बाद एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये 2 ऐसे सेक्शंस हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत वेटेज रखते हैं, स्पेशली जब इनका हम करंट फोकस देखते हैं। तो जब मैंने अपने प्रीलिम्स के मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में देवर इन द रेंज ऑफ 85। जब मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने देने स्टार्ट किए जिसमें मेरा CSAT नहीं हुआ, देवर ऑलवेज अबव 100। तो व्हाट आई डिड डिफरेंट वाज, फर्स्ट मैं क्वेश्चंस आपके कम मार्क करती थी। मेरे को ये था कि जैसे आप मार्क कर रहे हैं ऑल ऑफ दोज वुड बी करेक्ट, इतना एक्यूरेसी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है, तो यू हैव टू टेक गेसेस एज वेल। फ्रॉम नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स मैंने गेस लेना स्टार्ट किया, बट दोज शुड नॉट बी रैंडम। आप जितना पढ़ाई कर लेते हैं उससे आपको लॉजिकल गेसेस मिलते हैं। इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस यू शुड टेक अ चांस इन दैट क्वेश्चन, बिकॉज जब आप नेट क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका जो स्कोर होगा वो रिलेटिवली पॉजिटिव रहता है। सो समथिंग इज बेटर देन गेटिंग 0 एंड नेगेटिव नहीं रहेगा आपका अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे थ्रू PYQs एज वेल एज थ्रू टेस्ट सीरीज।
रैंडमली किसी टेस्ट सीरीज के पीछे जाना वुड नॉट बी द सोल्यूशन इन दिस केस. अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज, अटेम्प्ट एग्जाम्स लाइक अभ्यास, द नेक्स्ट IAS का एग्जाम, आप अटेम्प्ट कीजिए, कुछ टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए सो दैट आप एनालाइज कर पाए कि आपका प्रिसीजन कितना है, और साथ ही साथ जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो एक्यूरेसी कितनी आ रही है. तो आपको पता होगा एक ऑप्टिमम नंबर आपको क्या अटेम्प्ट करना है वहां, कि आपका स्कोर एक सेफ जोन में लैंड करेगा सो दैट यू क्लियर द कट ऑफ प्रीलिम्स रिलेटिवली एक अच्छे मार्जिन के साथ. अब इसके बाद इसमें एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एनवायरमेंट के लिए मेरा स्टार्टिंग में मटेरियल शंकर IAS की बुक था, बट वो थोड़ा स्टैटिक है, तो आपको इसको करंट रिलेटिवली अपडेट करना होता है विद ईयर्स. मैंने इसको 22 में कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने अपडेशन के लिए शिवन सर का मटेरियल यूज किया. तो शिवन सर ने स्टैटिक में तो पढ़ाया, तो स्टैटिक मेरा नोट्स रिवाइज हो गए वहां से. फॉर करंट उनका जो वैल्यू एडिशन था वो मैं अपने नोट मटेरियल में ऐड करती गई. अब आपका इसके बाद आता है साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक का मेरा सोलली रिलाई मैंने किया था विजन की मंथली मैगजीन्स पे, एंड आफ्टर दैट इन दिस अटेम्प्ट 25 वाले में मैंने शिवन सर का साइंस एंड टेक मटेरियल भी यूज किया है. ये आपके दोनों मटेरियल एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक आपको प्री में बहुत फोकस करना है. मेंस में आपको इसका एनालिटिकल पार्ट पे फोकस करना है. देयर वोंट बी मच क्वेश्चंस इन मेन जहां पे आपको एग्जैक्टली कोई टेक्नोलॉजी का नाम पूछ लेंगे, कोई एग्जैक्टली पूछ लेंगे कि कौन सा गैलेक्सी है, ये कौन सा रॉकेट सिस्टम है. बट आपको एनालिटिकल थिंकिंग किस तरीके से आपको अप्रोच करना है किसी क्वेश्चन को. देयर विल बी एनवायरमेंटल लॉज जिनमें चेंजेस हुआ होगा, तो प्रोज ऑफ दोज चेंजेस, देयर वुड बी सम शॉर्टकमिंग्स एज वेल. तो आपको इन सब चीजों को ऐसे एनालाइज करना है कि क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी रहनी चाहिए इन क्वेश्चंस में. तो वहां पे आपकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती है साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के लिए रादर देन फॉर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स पे बहुत फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स के साथ, पर मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पे करना है. बट आपका जो ये मटेरियल है प्रीलिम्स वाला, दिस विल हेल्प यू एड वैल्यू एडेड पॉइंट्स इन दैट. तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच हो सकते हैं अगर आप कोई फैक्ट्स कोट करेंगे. कोई आपके पास डेटा है पोल्यूशन पे, आप उसको स्टार्टिंग में कोट करेंगे तो वो एक इंट्रोडक्शन बन सकता है, कंक्लूजन बन सकता है, बेस्ट प्रैक्टिस हो किसी कंट्री की वो एनवायरमेंट एंड साइंस टेक में कोट कर सकते हैं. किसी इंस्टीट्यूशन की बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी हो, ये आपका एक मटेरियल दे सकते हैं आपको कंक्लूड करने के लिए आंसर्स को. GS3 में इसके बाद एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट मैंने आपके शिवन सर के मटेरियल से कवर किए थे. दीज ऑल आई कवर्ड बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस इन द लास्ट अटेम्प्ट दैट आई सैट फॉर मेंस, दैट वाज 2024 का अटेम्प्ट. वो मटेरियल इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इफ इट इज अवेलेबल फॉर यू तो आप उसको रीड करेंगे, आप खुद ही उसको अंडरस्टैंड करने लगेंगे. GS4 की मेरी कंप्लीट सोर्स स्मृति मैम थी फॉर एथिक्स. मेरा अप्रोच करने का तरीका एथिक्स को था कि पहले मैंने मैम के नोट्स को, जो उन्होंने क्लासरूम नोट्स बनवाए थे स्टैटिक, मैंने पहले पूरा उसको स्टडी किया. मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया उससे. बाद में मैंने PYQs एनालाइज किए एंड दैट वाज थ्रू ओनली IAS PYQ सॉल्यूशन सॉल्व्ड ऑफ एथिक्स. आप किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं जहां पे आपको मॉडल आंसर्स मिल जाए. अब आपको मॉडल आंसर्स मैंने यूज किए थे मेनली टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ केस स्टडी. There will be questions जहां पे आपको स्टेक होल्डर बेस्ड डायग्राम से इंट्रोड्यूस करना होगा केस स्टडी को, बट देयर आर 6 केस स्टडीज और आप मल्टीपल में उसको वैसे नहीं कर सकते. तो यू शुड बी यूजिंग स्टेक होल्डर अप्रोच फॉर वन केस स्टडी इन द इंट्रोडक्शन. फॉर अदर यू शुड बी यूजिंग वैल्यूज कंसर्न्ड इन द क्वेश्चन. सो आप डाइवर्सिटी रखेंगे तो मोनोटोनस भी नहीं होगा और अट्रैक्टिव भी रहेगी आपकी कॉपी. इसके बाद आपको जो स्टैटिक मटेरियल होता है, जो सेक्शन A है आपका थॉट बेस्ड वाले क्वेश्चंस, आपको उसके लिए जो आपका स्टैटिक का मटेरियल है उसको लिंक करते हुए आंसर लिखिए. यूज एग्जांपल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और इवन आप अपनी कॉमन लाइफ की भी एग्जांपल्स लिखिए. मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2024 के अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स एथिक्स में 111 थे. दिस ईयर 125 हैं, बढ़े हैं. आई डोंट नो कि स्कोर कैसा है, बट आई विल से कि मैंने जो चेंजेस किए मैं आपको बताती हूँ. पहले मैंने आई यूज्ड टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, कंप्लीट पैराग्राफ लिखती थी. देयर वर नो पॉइंटर्स इन माय क्वेश्चन आंसर्स. तो मैंने जब एनालाइज किया तो मैंने देखा कि देयर आर टॉपर कॉपीज जिन्होंने पॉइंटर्स फॉर्मेट में लिख रखा है इवन सेक्शन A के आंसर्स को, तो मैंने वो यूज किए.
साथ ही साथ मैं यहाँ पे मोदित जान का जो सर का जो फ्री मटेरियल है उसको कोट करना चाहूंगी। वहां पे सर लॉजिकल डायग्राम्स बनाते हैं। थोड़ा आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर राइटिंग होती है वो मोनोटोनस की जगह थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड हो जाएगी, तो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन हमेशा हेल्प करता है। आप 3 लेयर मॉडल शो कीजिए, आप केक मॉडल शो कीजिए, जो भी बनते हैं आप कुछ भी करके थोड़ा सा डायग्राम लाइए, उसमें थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कीजिए। और इस बार मैंने अपने थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग को और मतलब फ्री हैंड में लिखा था, सो मतलब बहुत ज्यादा साइंस बेस्ड सब्जेक्ट वाइज अप्रोच नहीं। एथिक्स के लिए कॉमन लेमैन लैंग्वेज के लिए जैसे आप सोचते हैं आप वैसे आंसर को अप्रोच कीजिए, आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। आप एथिक्स की कॉपी रेफर कर सकते हैं, विशाखा मैम की कॉपी आप देखिए। बाकी लेक्सिकन आप यूज कर सकते हैं टू गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ डेफिनेशंस। मैंने नहीं यूज की थी बट पीपल यूज इट, सो आई एम सजेस्टिंग इट एज अ सोर्स। बट यूज एवरी मटेरियल सेलेक्टिवली। जो भी आपके पास मटेरियल है उसको सेलेक्टिवली देखिए कि आपके नोट्स में क्या नहीं है, क्या ऐसा मटेरियल है जो आपके नोट्स में है पर आप उससे आंसर कर पा रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आपका मटेरियल सॉर्टेड है। अगर कुछ ऐसा है जिससे आप PYQ आंसर नहीं कर पा रहे, देन यू हैव टू एड इट फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा अगर मटेरियल करेंगे तो बिल्कुल आपके नोट्स क्लटर्ड हो जाएंगे। जब क्लटर्ड रहेगा तो क्लटर्ड नोट्स, क्लटर्ड माइंड, यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस देम इन द एग्जाम वेल। सो आपको सबसे पहले अपने नोट्स को सेग्रीगेट करना है, सॉर्ट आउट करना है कि बहुत लिमिटेड नोट्स हो आपके, बस आपके इतने नोट्स होने चाहिए कि यू हैव टू राइट अ आंसर ऑफ 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, ऑप्शनल में 20 मार्क्स, सो दैट आपके मार्क्स फेच हो जाए। हमको नोट्स नहीं कलेक्ट करने हैं, हमको सेलेक्टिवली स्मार्ट वर्क से स्टडी करनी है। इसके बाद मैं अपने GS1 का बताती हूँ केस। इन 2024 मेरे 60 मार्क्स क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ब्लैंक सबमिट हो गया था। द रीजन बिहाइंड दिस वाज कि मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी इन 24 के अटेम्प्ट में। आई गॉट मार्क्स इन 90s बट आई वुड हैव गॉटन मोर मार्क्स। तो मेरे को लगता है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मोर देन कि आप क्या लिख रहे हैं, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू हैव अ गुड आइडिया ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन। आप जब वहां पे ऐसे के बाद अपना पेपर लिखते हैं तो आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं, बट ऐसे में टाइम नॉर्म डिफरेंट चलता है, आपको 2 एसेज लिखने हैं, बट यहाँ पे आपका क्वेश्चंस, मेरे से एक मिस्टेक हुई तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगी, दोज हु एवर आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, डू आंसर राइटिंग थ्रू PYQs। PYQs आर द सोल सोर्स कि आप जिससे आप गाइडिंग लाइट बना लीजिए आप इसकी, और गाइड मतलब उसी PYQs को आप यूज कीजिए, रोज उसी को थोड़े थोड़े टाइम पे लिखते रहिए, सो दैट आपकी स्पीड हो, आप अच्छे से मैनेज कर पाए। साथ ही साथ जब आप PYQs लिखेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि किस सिलेबस के पार्ट को एक क्वेश्चन डिमांड कर रहा था। तो आप जब आप अपना स्टैटिक मटेरियल रिवाइज करेंगे तो आप फोकस करेंगे कितने डेप्थ में पढ़ना है उस आंसर को, कितना हॉराइजन, कितना आपको अपना एक्सपैंड करना है। सो PYQs आर नेसेसरी। GS1 में इस ईयर मेरा स्कोर 113 है, तो मैं आपको अपनी रिसोर्सेज बता देती हूँ। फॉर एंशिएंट हिस्ट्री मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए स्टडी IQ का एक फ्री वीडियो सीरीज है सैनिल नागरे सर का, उसको मैंने यूज किया था। बट उसके साथ मैंने तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक यूज की थी, वो सीरीज इज ऑफ RS शर्मा, तो आप उस बुक को साथ साथ पढ़ते रह सकते हैं और उस सीरीज से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे को जनरली रीडिंग के साथ साथ अगर कोई ऑडियो विजुअल मोड में समझा देता था, सो इट वुड गॉट रिटेन मोर इन माई हेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे को लगता है आप ऐसे पढ़ सकते हैं अगर चाहें, जैसा आपको सूट करे। मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने नोट्स यूज किए थे प्रतीक सर के, मैंने उनको सिर्फ रीडिंग की थी बिकॉज उस इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है उतना ज्यादा नहीं था, बट अभी रिसेंट ईयर्स में वी हैव सीन की क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स पे बहुत फोकस कीजिए और मेडिवल से मेंस में देयर विल बी क्वेश्चंस व्हिच विल बी एबल टू टैकल वेल अगर आपने प्रीलिम्स में ठीक से सब्जेक्ट पढ़ा है। और बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रिपरेशन के साथ साथ जब आप टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच से हिस्ट्री को अप्रोच करते हैं कि टाइमलाइन में कौन सा डायनेस्टी कहाँ थी, कौन सा सिस्टम कब रन कर रहा था, पैरेलल में कौन से रूलर्स थे, तो आप एक ज्यादा अच्छा आंसर लिख सकते हैं rather than rote learning of facts. Go for timeline based conceptual study. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबकी तरह मेरी भी रिसोर्स स्पेक्ट्रम थी। आई हैव रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल टाइम्स, बट मेरी एक एडवाइस रहेगी कि स्पेक्ट्रम खुद एक नोट्स फॉर्मेट में लिखी हुई है। सो इफ यू आर रीडिंग स्पेक्ट्रम, रीड इट फॉर 2 to 3 times बिफोर हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूज द समरी विच इज गिवन एट द एंड ऑफ द पेज चैप्टर्स सो दैट आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सके इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दैट समरी इटसेल्फ। उसके बाद सोसाइटी आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मेरी सोर्स
स्मृति मैम थी, जो दोनों मैंने उनके क्लास नोट से किए थे। बाकी जो एडिशनल सप्लीमेंट करना था तो मेंस 365 में स्मृति मैम क्लासेस लेती हैं, तो वहां से डेटा आपको मिल जाता है। मैम के खुद के नोट्स हैं जो दोज आर इजिली अवेलेबल, आप उनको यूज कीजिए। मैम के टेलीग्राम चैनल पे सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के मॉडल आंसर्स भी हैं 5 years के, तो आप उन सबको यूज करके आप ये कर सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। स्टार्टिंग में इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी और सोशल जस्टिस, if there is a specific term used, explain that term, give some data of that term and related. उसके बाद जो क्वेश्चन ने कॉजेज अगर डिमांड किए हैं तो एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, वे फॉरवर्ड एंड अ कंक्लूजन एट द एंड. दिस इज एन अप्रोच दैट यू शुड हैव डेटा फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस. Rest there will be question that will be outside of the syllabus जो आपने नहीं पढ़े हैं, but those will be handled by the notes जो आपने बनाए हैं. Trust your preparation. Everyone is doing almost the same thing, but since you have been putting hard work, आप कुछ ना कुछ आंसर एक अच्छा बना लेंगे on the spot, which will be addressing the demand of the question. Though not 100% if the question is unknown, but at least वो 30-40% demand address करेगा question की. So it is better than leaving the question blank. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने प्रहार का मटेरियल यूज किया था. उसके बाद आई यूज टू राइट वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी ऑन यूट्यूब. वहां पे बहुत सारा मटेरियल आपका फ्रीली अवेलेबल है एनिमेशन के फॉर्म्स में, बी इट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, तो वहां से आप यूज कर सकते हैं. प्रतीक नायक सर का फ्री वीडियो भी है यूट्यूब पे, प्ले लिस्ट है, आप इन सबको यूज करके अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हैं. देयर आर क्वेश्चंस गेटिंग आस्क्ड. अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री में, बट देयर आर conceptual analytical question following the revolution, following the thought process in the world history, new thoughts those emerged, तो उसका later on क्या इफेक्ट रहा. तो आपको conceptual and analytical thinking पे भी अब ज्यादा फोकस करना पड़ेगा in subjects like world history. For geography मेरा सोर्स एनसीईआरटी था. स्टार्टिंग में बेस बनाने के लिए I used to read एनसीईआरटी from class 6. फिर बाद में when I read एक बेसिक फाउंडेशन बन गया, तो 9 to 12 की एनसीईआरटी I did for geography, but I would suggest कि अगर आप ज्योग्राफी करते हैं तो 11th एंड 12th ऑल्सो सफाइस करेगी, पर 9th से कर लीजिए इफ यू हैव टाइम. बाकी अगर देयर आर सम ज्योग्राफिकल फिनोमेनास जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, प्रोसेसेस हैं, जियोमॉर्फोलॉजी का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है, तो आप जस्ट टाइप दिस ऑन यूट्यूब. यू विल गेट मल्टीपल फ्री एनिमेटेड वीडियोज ऑफ क्लास 11th एज ओनली, 11th एंड 12th. वहां पे उन्होंने वो एनिमेशन से समझा रखा है. So this will give a clarity in your head कि कैसे सबडक्शन हो रहा है, कैसे कन्वर्जेंस है, कैसे डाइवर्जेंस है. मेरी ज्योग्राफी का सारा सोर्स यही रहेगा. मैपिंग के लिए आई फॉलो सुदर्शन गुज्जर सर्स, यूट्यूब पे फ्री वीडियो आती है मैपिंग सीरीज की 1 shot, वो आप फॉलो कीजिए. बाकी इफ यू गेट एक्सेस टू द नोट्स जो कोचिंग मटेरियल है, तो आप उसको सप्लीमेंट करिए अपना एनसीईआरटी के मटेरियल के लिए, कि दैट शुड बी अ सप्लीमेंट्री सोर्स. जो सप्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी अ कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स. सॉरी फॉर दैट. कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो आपके स्टैटिक नोट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा वो, आप उसको सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेडरॉक है फॉर ज्योग्राफी. बाकी आई वुड सजेस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट इज आउट देयर यू हैव टू डू पीवाईक्यू एनालिसिस. I did this mistake in 2024 attempt. Luckily I got a rank, but I would suggest कि मैंने बहुत कम टाइम के लिए पीवाईक्यू एनालिसिस की आफ्टर प्रीलिम्स टिल मेंस. तो आपको ये आपकी प्रिपरेशन में पहले ही करना है. दिस इज वन मिस्टेक दैट आई डिड एंड ये ब्लंडर है. ये आपको करना है. आप टेस्ट सीरीज भले ही बाद में लिखिए, बिल्कुल एंड में लिखिए अपनी प्रिपरेशन के, बिटवीन प्री एंड मेंस, बट यू हैव टू डू द पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस प्रायर टू द एग्जाम. एटलीस्ट आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, द पीवाईक्यू शुड बी योर रोड मैप. आप उसको रोज देखें, आप देखें कि कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ में पढ़ना है. देयर आर मल्टीपल content which is available. Don't just collect it. Read one source multiple time. Use another source to complement it. जो नहीं है वहां से आप उसको ऐड कीजिए, बट ऐसा नहीं कीजिए कि आप 4-5 सोर्स को एक बार पढ़ रहे हैं. So it is always better to read one source multiple times. बाकी आंसर राइटिंग शुड बी डन. मैंने डेली आंसर राइटिंग की थी, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा नहीं लिखी है. मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ज्यादा फोकस किया था, बट आई यूज्ड टू राइट डेली आंसर राइटिंग इन द इनिशियल इयर्स ऑफ माय प्रिपरेशन. सो मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस था कि इफ आई एम एबल टू गेट अ डिसेंट नैक ऑफ आंसर राइटिंग, मैं अगर बेसिक लिख लेती हूँ तो आई विल फोकस मोर ऑन कंटेंट, एंड आफ्टर दैट आई विल ब्रेनस्टॉर्म. आई विल गो थ्रू द टेस्ट सीरीज ऑफ वन कोचिंग इंस्टीट्यूट, बाय एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज.
I will brainstorm a question on a blank sheet of A4 paper, and then I will go and look at the solution which is there provided in the reference material of the test series. फिर मैं वहां से कीवर्ड्स देखूंगी कि क्या वो कीवर्ड मेरे आंसर में था. अगर that keyword is there in my answer, then it is well and good, my preparation is on the track. But there will be questions जहां पे आप बिल्कुल different demand को address कर देंगे. तब आपको देखना है कि टेस्ट सीरीज ने कैसे उस डिमांड को, क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट किया और कैसे एड्रेस किया है. फिर आप वहां से कीवर्ड से उस क्वेश्चन के थ्रू नोट्स बना लीजिए उस टॉपिक के, कि आपके मटेरियल में सिंस वो पॉइंट नहीं थे क्योंकि आपने कीवर्ड्स नहीं मेंशन किए, तो आपको उस टेस्ट सीरीज से मटेरियल लेके बेस मटेरियल उससे बना के नोट्स बना लेने हैं 1 पेज फॉर दैट. एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दोस टेस्ट सीरीज नोट्स एज वेल. हमको टेस्ट सीरीज सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए नहीं करनी है. टेस्ट सीरीज एक प्रैक्टिस है जो हम पहले कर रहे हैं ताकि हमें एग्जाम के दिन ब्लंडर ना हो. तो वो चीज हमको रिवाइज भी मल्टीपल टाइम्स करनी है. सेम गोज फॉर मॉक्स ऑफ प्रीलिम्स. आप PYQ पे बहुत फोकस कीजिए. इसके लिए रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं. अगर आपको टॉपिक वाइज PYQ सेग्रीगेशन चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, तो आई यूज द स्लीपी क्लासेस फ्री मैराथन विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. एवरी ईयर दे कंडक्ट अ मैराथन फॉर PYQs. सो टॉपिक वाइज कराते हैं. इफ द जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक इज गोइंग ऑन, तो ऑल द जियोमॉर्फोलॉजी PYQ विल बी देयर. तो आप जियोमॉर्फोलॉजी आपने रिवाइज कर लिया है तो जस्ट डू द PYQs. अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं तो PYQ एनालिसिस उनकी पढ़ी होगी, तो आप आज जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, रिवाइज इट फॉर 2 to 3 days. आफ्टर दैट, आफ्टर अ वीक, यूज द PYQs ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी from sleepy classes video or any other coaching material or the question bank that you have, and check क्या आप उस knowledge से उसको attempt कर पा रहे हैं. अगर कर पा रहे हैं तो well and good, आपको सिर्फ revision और consistency के साथ आगे बढ़ना है. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो there is some sort of shortcoming जो आपको address करनी पड़ेगी. या तो वो revision में problem है या आपके content में problem है. तो आप इसको analyze कीजिए. Plus there will be question that will be out of the static material that you have in prelims. जैसे मैंटल प्लूम का क्वेश्चन was not there initially for means, and ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं था हम लोग के पास. बट आफ्टर एक बार वो एग्जाम में आ गए, then there you should be making 1 page notes on it. अब ये हर साल होगा. So since you are in the process, you have to update your notes. Updation is very necessary. मैंने भी किया है. 21 August I started and this is 26 running now. So you have to update yourself. Next I will attempt the mocks. यूज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. एक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए. जस्ट डोंट गो फॉर कलेक्शन ऑफ टेस्ट सीरीज की मैं ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगा. ये नहीं हो पाता है. आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज लीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए कि वहां से आपका जो क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होना चाहिए. बट देयर विल बी सम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में जो अलग डेप्थ में होंगे देन UPSC. तो आपको ये भी मैनेज करना है कि UPSC आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस. टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं सम केसेस में, कॉन्सेप्ट्स सेम रिपीट हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको. तो आपको मेटिकुलसली दोनों चीजों को बैलेंस करना है कि आप वहां से अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज से कि कितना आपको ऑप्टिमम क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, और PYQ शुड बी गाइडिंग लाइट कि कितना डेप्थ में, कितना होराइजन में आपको डीप जाके पढ़ना है. बाद में इसके बाद एसए के लिए मैं बताती हूँ. एसए में मेरा लास्ट टाइम स्कोर 101 था. दिस ईयर बहुत ज्यादा तो नहीं है बट इट हैज इम्प्रूव्ड. तो कंसिस्टेंसी है थोड़े मेरे ऐसे के स्कोर में. तो मैंने रुचिका मैम को फॉलो किया. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो पेस्टल अप्रोच से ऐसे लिखे थे, बहुत मैकेनिकल हो जाता है. एंड आई बिलीव कि इन द पास्ट ईयर्स हम देख रहे हैं कि जो क्रिएटिव एसेज हैं, जो थोड़ा एक फ्लो में लिखे जा रहे हैं, दे आर गेटिंग मोर रिवॉर्डेड. सो आप ये अपनी पेस्टल अप्रोच यूज कीजिए, बट दैट शुड बी यूज विद इन द फ्रेमवर्क, विद इन द क्रिएटिव राइटिंग दैट यू आर यूजिंग. क्योंकि आप अगर ऐसे आप फिलोसॉफिकल टॉपिक्स आ रहे हैं तो मोनोटोनस हो जाता है, ऐसे बहुत ही मैकेनिकल लगने लगता है. एवरीवन इज यूजिंग दैट पेस्टल अप्रोच. तो यूज सम अदर अप्रोच, यूज अप्रोच स्टेक होल्डर वाइज आप यूज कीजिए. आप कंपोनेंट वाइज व्हाट, व्हाई, हाउ का क्वेश्चन निकालिए, उसको क्रिएटिव, लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो. यू ऑल माय कॉलेज में कहीं कहीं में कुछ लोग मैगजीन्स की सोसाइटी में भी होंगे, तो वहां पे जैसे क्रिएटिविटी आती है, यूज दैट क्रिएटिविटी, और विद इन दैट क्रिएटिविटी यू हैव टू यूज द पेस्टल अप्रोच इन बिटवीन दैट. वहां पे आप एग्जाम्पल्स पेस्टल से कोट कीजिए, टॉपिक्स कॉन्टेक्स्ट पेस्टल का दीजिए बीच में, लेकिन दैट शुड नॉट बी योर मेन अप्रोच की पॉलिटिकली आई एम एड्रेसिंग इट. दिस शुड नॉट बी द वे फॉरवर्ड फॉर एसे. नाउ रेस्ट में कहूंगी जनरल एडवाइजेस मेरी रहेंगी बिगनर्स को लेके कि सबसे पहले बहुत ज्यादा क्लटर्ड मार्केट हो गया है ऑफ UPSC. जस्ट
सबसे पहले आप एक रियल टारगेट सेट कीजिए. दिस गोल शुड कम फ्रॉम योर इनसाइड. कॉलिंग होनी चाहिए आपकी. देन यू विल बी इंटरनली मोटिवेटेड इन दिस प्रिपरेशन. ये छोटी जर्नी नहीं है, नॉट ए स्प्रिंट और समथिंग. बहुत लंबा टाइम लग जाता है. सो यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2 years इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. सो आपको ये देखना है कि आपको अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है. और जब एग्जाम आए तो आपको टारगेट बेस्ड स्टडी रखनी है थ्रू आउट द ईयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. एंड एज एंड व्हेन द एग्जाम नियर्स, तब आपको अपने घंटे काउंट नहीं करने हैं. तब आपको देखना है कि आप रिविजन कितना कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से दोनों अपनी मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस करना इज वेरी मच नेसेसरी. फॉर दैट आई वुड एडवाइस ईच एंड एवरी एस्पिरेंट टू फॉलो अ hobby, to follow a sport, because that is one thing which will take your time off the studies. ये आपका बैलेंस करेगा फिजिकल हेल्थ को भी और मेंटल हेल्थ को भी. एंड बोथ आर नेसेसरी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. बाद में एक सेट ऑफ रिसोर्सेज बना लीजिए, उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए. एवरी ईयर टॉपर्स आएंगे, वो आपको अपनी गाइडेंस बताएंगे, बट टेक एवरीथिंग एज, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी वर्क फॉर मी, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू. सो एक डिस्क्लेमर सबके लिए है कि अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी लिमिटेशंस, अपने जो हिंड्रेंसेस हैं उनको एनालाइज कीजिए. एक बैठ के अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाइए, पर्सनलाइज टारगेट्स बनाइए, उसको फॉलो कीजिए. सबका रूटीन एक नहीं होता, सबकी कैपेबिलिटीज एक नहीं होती. सो एकदम आप माइंडलेसली फॉलो मत कीजिए. ना माइंडलेसली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीछे भागिए, ना माइंडलेसली आप जस्ट डोंट चेज एनीथिंग. यूज एवरीथिंग सेलेक्टिवली. जहां पे जिस मटेरियल अच्छा है, जो कोचिंग अच्छी है, यूज इट फॉर योर एडवांटेज. आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, फोकस ऑन इट. बुक्स मत बहुत कलेक्ट कीजिए, नोट्स मत बहुत कलेक्ट कीजिए. लिमिटेड रिसोर्स, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट दीजिए. टाइम मैनेजमेंट के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी. लॉजिकल गेसिंग के लिए नेसेसरी. एंड मेंस आंसर राइटिंग इज वेरी मच नेसेसरी. बाद में एक एडवाइस रहेगी, आई यूज डॉट पेन, दैट यूज एंड थ्रो वाला इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज अ पेन जिससे आपकी राइटिंग एम्बॉस होके बाहर आए थोड़ा. तो दैट मेक्स योर कॉपी लुक नीट एंड क्लीन. बाकी कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, ये सब ऊपर से एडिशन होता है टू गेट यू एक्स्ट्रा मार्क्स. मेरा ऑप्शनल की बात करती हूँ मैं, तो ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था मेरा. लास्ट ईयर आई हैड गुड स्कोर्स इन पेपर 1, दिस ईयर गुड स्कोर्स इन पेपर 2, तो मेरा एक पेपर डाउन हो जाता है. बट एंथ्रोपोलॉजी के लिए आई विल सजेस्ट दैट मैंने तो करणदीप सर को फॉलो किया फॉर माई 25 अटेम्प्ट. तो आई गॉट गुड रिजल्ट्स इन जहां पे मैंने इंप्रूवमेंट के लिए सर को ज्वाइन किया था स्पेशली. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि एंथ्रोपोलॉजी में एक ऐसा एक ऑप्शनल है जिसका सिलेबस वेल डिफाइंड है. देयर आर एम्पल ऑफ गुड रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल. देयर आर बुक्स लाइक एम्बर एंड एम्बर. अगर कोई भी स्टार्टिंग कर रहा है एंथ्रो की, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको एक बार पढ़िए, तो आपको एक एंथ्रो का फ्रेमवर्क समझ आएगा, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी. सो आप वो पढ़िए. वहां से आपका अगर इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता है, देन टेक इट एज एन ऑप्शनल. There are reference materials which are available for physical anthropology, tribal anthropology. There are books of Nadeem Hasnain, Peenath. आप इन सबको यूज कीजिए. अदरवाइज there are materials available, वो आपको सेग्रीगेट करके कम नोट्स में दे देते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं. बट फॉर एंथ्रोपोलॉजी आई वुड सजेस्ट दैट डू PYQs, write PYQs or after the pattern has changed from 2013. This will improve your राइटिंग स्पीड एज वेल. एंड साथ ही साथ आपका जो थॉट प्रोसेस होता है सोचने का, दैट ऑल्सो इंप्रूव्स इन एंथ्रोपोलॉजी. आप देखेंगे वहां पे देयर इज क्वेश्चन, आपका डायरेक्टली रिपीटेशन नहीं होगा, बट इनडायरेक्ट कोई ना कोई कॉन्सेप्ट वहां पे रिपीट हो रहा होगा, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट थिंकर रिपीट हो रहा होगा. तो आप जब लिखेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे, जब आपने सारे PYQs लिख लिए होंगे, दैट यू आर एबल टू राइट इट. वो फ्लो नेचुरली आ रहा है. रेस्ट बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए PYQs की. सिलेबस को बहुत रेगुलरली फॉलो कीजिए. इट इनिशियली टाइम लगेगा, 5 months आर रिक्वायर्ड कि आप एक बार अपना बेसिक मटेरियल प्रिपेयर कर लें. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आपको रिवाइज करते रहना है. आप अगर GS का मेंस पढ़ रहे हैं तो आप दिन में 2-3 घंटा निकालिए, आप PYQs को देखिए, एंथ्रो के जो टॉपिक आपने कर लिया है, और रिवाइज कीजिए उसको, अपने स्टैटिक नोट्स को. जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर लेंगे तो आपको खुद ही फील होने लगेगा दैट देयर इज अ सफिशिएंट ग्रिप, होल्ड ऑफ योर्स ओवर द सब्जेक्ट, एंड यू विल बी एबल टू राइट वेरी गुड आंसर्स इन एंथ्रोपोलॉजी. सब्जेक्ट रिलेटिवली स्टैटिक है, बट पेपर 2 के लिए एडवाइस रहेगी कि हमको वो थोड़ा थोड़ा जनरल स्टडीज जैसा पेपर लगता है. दिस ईयर आई इंक्लूड 30 मार्क्स इन इट. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको जब आप अप्रोच करें तो जनरल स्टडीज वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी फॉर क्वेश्चंस
जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, दैट यू कैन राइट इन द फॉर्मेट ऑफ जनरल स्टडीज, सोसाइटी और सोशल जस्टिस, बट वैसे आपको उसको थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है. जैसे देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट. So you can use the concept of info escapes, techno escapes, which are being Arjun Appadurai's concepts. तो आप अगर इसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ लिंक करके लिखेंगे, then you will see that you are getting marks in that subject. वहां पे वो पेपर एंथ्रोपोलॉजी का होता है rather than of generic general studies. So that you have to do, and question को अप्रोच ही एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए. आपने इतनी पढ़ ली होती है that you have the theories available in the back of your head. For any question, for any mental structure, use cognitive anthropology. For any language structure, use linguistic anthropology and its contact with cultural anthropology. आप इन सबको merge करके अगर लिखेंगे तो you will be able to write better answers in paper 2 of anthropology, because that papers demands कि आप general studies नहीं anthro के perspective से लिखिए. Over a period of time, you will analyze कि आप लिख ले रहे हैं. Initially थोड़ा सा cumbersome लग सकता है, आपको difficult होगा कि कैसे अप्रोच करें, बट जब आप थोड़ा आंसर राइटिंग कर लेंगे, एक बैरियर क्रॉस हो जाएगा, रोड ब्लॉक, तो आपको लगेगा कि आप सफिशिएंटली सोच ले रहे हैं एंथ्रो के पर्सपेक्टिव में. बाकी इंटरव्यू की एडवाइस मेरी रहेगी कि वंस यू क्लियर मीन्स आपका ये ओवरऑल एक जर्नी होती है, तो आप भले ही कुछ प्री के लिए पढ़ रहे हैं, भले ही मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, बट दैट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू फॉर श्योर. बी अवेयर ऑफ वॉट एवर इट्स हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स. वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट हैव यू डन. Just be curious of everything. Ask those what, why, how, when questions to everything that is happening around you. Somewhat the questions will be linked from it. You have to do a certain level of preparation. For that, you can join any mock interview. Give multiple mock interviews if you have fear of speaking. In my 24 attempt, for the first interview that I faced after my college, I used to give around 10 to 15 mocks. In one day I used to give 2 mocks. तो फिर मेरे को ये था कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी. I am really grateful to a mentor of mine, Shami Selis ma'am. उन्होंने मेरे को एक्चुअली गाइड किया. Have a mentor, have a dedicated peer group. अगर आप इनको यूज करेंगे, हेल्प करेंगे वो आपकी, तो यू सी कि आपका ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी इंप्रूवमेंट. एंड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू फ्रॉम द डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन UPSC interview. So be curious of everything. For newspaper reading, I would suggest that initially मेरे को 2-3 घंटा लग जाता था पेपर कंप्लीट करने में. So मैंने वहां पे तब हेल्प ली कि there are telegram channels, वहां पे कोचिंग के ऑफिशियल चैनल्स हैं वो. They just post what are the important articles that you have to read from the Indian Express, from the Hindu. So you can use those list of articles to selectively read from the paper, because there are multiple news like that of crime, political, celebrity, that you don't have to read, you just have to overlook it. But हम out of curiosity पूरा पेपर पढ़ने लगते हैं. So वहां से आप क्या करेंगे, आप जो एक 2 वीक अगर आप रिलीजियसली से अगर आप 1 मंथ फॉलो करते हैं कि वो लिस्ट क्या आती है, कौन से टॉपिक्स देखने हैं, तो यू विल सी कि आप जब नेक्स्ट टाइम से खुद पेपर पढ़ रहे हैं ऑन द 31st डे, तो यू विल सी कि आप खुद शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कि ये टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, दीज टॉपिक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आई विल लीव इट. तो यहाँ पे आपको ये मटेरियल हेल्प कर सकता है, एंड दिस इज फ्रीली अवेलेबल, जस्ट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव टू रीड. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर एडिटोरियल एनालिसिस देयर विल बी प्रॉब्लम विद पीपल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इट. मेरे को भी थोड़ा इनिशियल प्रॉब्लम हुआ था. सो यू कैन यूज द editorial analysis on YouTube. Just type editorial analysis UPSC today and you will get multiple coaching channels which are explaining it. Use those free material. There is abundance of material, but you have to selectively choose. Use trusted channels, and after that, if you are getting the understanding of the subject from the teacher, आपको उसके साथ लगता है कि आपका thought process sync हो रहा है, आपको उनका समझ आ रहा है, then follow the editorial analysis religiously. आप जब थोड़ा follow करने लगेंगे, then you will be reading it, following it, फिर आपका खुद एक पैटर्न बनता रहेगा कि आप खुद समझ लेंगे. And in that whole process, I will just request everyone to trust your preparation. Trust yourself. You have done enough hard work, and be true to yourself in the preparation, because at the end only you are going to face the outcome of the preparation. So, and treat UPSC as a part of your life, not your whole life. There are multiple other options, but give your best effort, give your best shot at it. Hard work करिए आप, and in the end patient रहिए. You will definitely get rewarded in the journey. Thank you.